आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th फिजिक्स का ये क्रैश कोर्स चल रहा है और क्लास 12th फिजिक्स क्रैश कोर्स पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप डे 1 और डे 2 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम पढ़ेंगे। और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर जो बलाघूर्ण लगता है उसके लिए भी हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो ये 2 डेरिवेशन हम आज के इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तीव्रता ये पढ़ना है अपन को। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो इसका हमें चित्र बनाना सीखना होगा, क्योंकि यदि हमने चित्र अच्छे से बना लिया तो ये डेरिवेशन को हम चुटकियों में हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है वैद्युत द्विध्रुव, तो हमें एक बनाना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव। चलो ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बनाया। अब वैद्युत द्विध्रुव के कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश होते हैं। तो एक आवेश ले लेते हैं अपन प्लस क्यू आवेश। वैद्युत द्विध्रुव का दूसरा कौन सा आवेश होता है? विपरीत होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या? माइनस क्यू आवेश। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? 2 होते हैं, एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है ना। विपरीत प्रकार के 2 आवेश होते हैं। और यहाँ इसका हम क्या ले लेते हैं? एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। तो ए से मध्य बिंदु तक के बीच की दूरी ले लेते हैं एल और ओ से बी तक की दूरी ले लेते हैं एल, क्योंकि हम सबको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो 2l होती है। क्लियर है? ओके, अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में यहां पर r दूरी पर, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में क्या है? एक बिंदु P है। यहां पर ये जो बिंदु P है इस पर अपन को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसको अपन A से मिला देते हैं और इसको B से मिला दिया। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देखो जरा, यहां पर देखो क्या है? प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में। ये बनेगा इसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं या जो विद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश से प्रारंभ होता है, मतलब धनावेश से ऐसे विद्युत क्षेत्र होगा और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो उसकी ओर होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं कहां से प्रारंभ होती है? हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? समाप्त होंगी। तो विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण होगा आउटवर्ड, आवेश से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाएगा, और माइनस क्यू पर क्या होगा? समाप्त होगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी उसी की ओर, है ना। प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? E1। E1 का मतलब क्या होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना उसको हम नाम दे देते हैं E2। क्लियर है? अब देखो जरा, यदि अपन E1 और E2 के बीच में यहां पर एक क्षैतिज लाइन खींचे, ये खींच दी क्षैतिज लाइन। अब यहां पर देखो ये वो बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहां पर कोण जैसे हम क्या ले लें? थीटा। तो एकांतर कोण से ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा थीटा। अब चूंकि B से P और A से P दोनों की दूरी क्या है? बराबर है। तो ये कोण थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा थीटा। जब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा थीटा हो जाएगा।
क्लियर है इतना? अब देखो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। आप सभी जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सदिश राशि। तो ये जो विद्युत क्षेत्र E1 है इसके हम दो घटक बना लेते हैं। कौन सा? एक हो जाएगा क्षैतिज घटक और एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। इस लाइन को ऊपर बढ़ा दो, इस लाइन को ऊपर बढ़ा दो। अब जो घटक थीटा की ओर झुका होता है उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। तो यहां पर ये वाला जो कोण हो जाएगा ये बन जाएगा E1 कॉस थीटा। और ये ऊर्ध्वाधर जो घटक है ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा। क्लियर है? अब ऐसे ही जो E2 विद्युत क्षेत्र है इसको भी अपन कौन से? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो जो घटक थीटा के साथ बनता है उसको लेते हैं कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा क्या? E2 कॉस थीटा। और ये जो नीचे वाला घटक है ये वाला, ये हो जाएगा E2 क्या? साइन थीटा। क्लियर है? क्लियर है पूरा? इतना पूरा बढ़िया चित्र समझ में आ गया? एक बार फिर से देखो। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बिंदु P। यहाँ पे है बिंदु P और इस बिंदु P पर हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर है पूरा चित्र? ओके, चलो ठीक है। अब बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। बिंदु कौन सा है? A। ओके, देखो जरा देखो। बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो बता दो यार, क्या होता है? E = 1/4πε0 q/r²। कल की वीडियो में यही तो पढ़ा था अपन ने, याद है? एक बार क्वालिटी चेक कर लें यार हम, नहीं तो पता चला अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं और मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है? ठीक है, तो ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर जा रहे हैं तो इसको अपन क्या लिखें? E1 = 1/4πε0 q/AP²। क्यों? r का मतलब क्या होता है? दूरी। यहाँ दूरी कितनी है? A से P, तो कितना हो जाएगा? AP²। क्लियर? इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब AP² का हमें मान निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या करें? त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाना त्रिभुज OAP में। अब पाइथागोरस प्रमेय में ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण मतलब क्या हो जाएगा? AP²। कर्ण क्या हो जाएगा? AP²। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब कितना है? OP, तो यहाँ पर कितना लिख दें? OP² प्लस आधार क्या हो जाएगा? OA, तो यहाँ पर लिख दें कितना? OA का स्क्वायर। ठीक है, या फिर AP² बराबर OP का मान कितना है? R और स्क्वायर प्लस
ओ ए का मान कितना, एल, दिख रहा है ओ ए का मान एल, तो एल स्क्वायर किसका मान हो गया, ए पी स्क्वायर का मान हो गया। अब ए पी स्क्वायर देखो कहाँ है, समीकरण 1 में है, मान रख दें, मान रख दें, जल्दी बताओ, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, देखो भैया E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए पी स्क्वायर का मान कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो क्या है, बिंदु B है, बिंदु B पर कौन सा आवेश रखा है, -q आवेश, ठीक है। बिंदु B पर क्या है, -q आवेश, तो यहां पर लिखो बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जल्दी में तो नहीं हो, जितनी जल्दी में सपाटे से निकलो, जल्दी वालों का काम नहीं, आराम से पढ़ो, पढ़ाई में काहे की जल्दबाजी यार, तुम लोग बहुत जल्दी में रहते हो यार। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ऐसा थोड़ा घूम आते, अरे बाद में घूम लेना यार, पहले परीक्षा आ रही, पढ़ाई तो कर लो, घूमने की पड़ी है, पढ़ाई करो। तो बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो, कितना लिख दें, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना Q अपॉन, दूरी बताओ कितनी है, BP स्क्वायर, अरे BP ब्लड प्रेशर वाला नहीं, अल्लाह सर निरक्षी स्थिति देख के हमारा तो BP बढ़ने लगा यार, ब्लड प्रेशर, प्रैक्टिस करो, इतना कोई कठिन थोड़ी है, BP मत बढ़ाओ, BP का स्क्वायर लिख दो, यहाँ स्क्वायर है ना, BP का स्क्वायर, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, अरे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, BP स्क्वायर का मान बता दो, जितना ये त्रिभुज है ना उतना ही तो ये है, या इस वाले में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कितना हो जाएगा, BP स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, OP का वर्ग और OB का वर्ग, सो BP स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, OP का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किसका मान हो गया, BP का हो गया। BP स्क्वायर का मान BP स्क्वायर की जगह रखो जल्दी से, कितना हो जाएगा, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अरे वाह ये तो कमाल हो गया, अरे वाह ये तो कमाल हो गया, इसको समीकरण नंबर 4 दे दो। सर कौन सा कमाल हो गया, कमाल हो गया ना, किसके यहाँ कमाल हो गया भाई, हमारे यहाँ कमाल हो गया। यहाँ देखो कैसा कमाल हुआ है, यहाँ पे देखो E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ देखो E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये और ये बराबर, ये हाँ ये और ये बराबर, तो E1 और E2 कैसे हो गए, बराबर हो गए कि नहीं, तो क्या लिखो, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से क्या लिख दें, E1 बराबर E2, E1 बराबर E2, E1 बराबर E2, मतलब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर पहुंचो तो जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर पहुंचो
तो जो विद्युत क्षेत्र बनेगा दोनों विद्युत क्षेत्रों के जो मान हैं कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है, तो इतना जल्दी से नोट करो, नोट करो। कर लिया नोट? नोट कर लिया? चलो आगे देखो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो देखो मैंने देखा है एक सपना। देखो इधर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के घटक कैसे दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में। एक घटक का निशान देखो कहाँ है, ऊपर। दूसरा घटक E2 साइन थीटा देखो कहाँ है, नीचे। तो दोनों घटक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, E1 साइन थीटा इन विद्युत क्षेत्रों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया। E1 साइन थीटा की दिशा ऊपर, E2 साइन थीटा की दिशा नीचे। दोनों घटक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, परंतु E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा आपस में क्या हो जाते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तब बिंदु P पर, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या लिखते हैं? E। कौन कौन से घटक जुड़ गए बेटा? E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा जुड़ गए हैं। अब यहां देखो E1 बराबर किसके है? E2 के। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं? E इक्वल E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा। समझो ना बात? E1 बराबर किसके? E2 के। तो E1 की जगह E2 की जगह क्या आ जाएगा? E1। सो E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2E1 कॉस थीटा, 2E1 कॉस थीटा। वाह क्या बात है, क्या बात है। E इक्वल टू E1 कॉस थीटा। E1 की वैल्यू रख दो, गुस्से में मत आओ। E1 की वैल्यू रखो। E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मान रखो जरा। सो E इक्वल कितना हो जाएगा? E इक्वल 2 इंटू E1 का मान कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और कछु, और कछु कॉस थीटा, और कछु कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिटा दे इतना, छाप लिया? चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ, अब देखो यहाँ कॉस थीटा का मान निकाल दो यार। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर कोई भी त्रिभुज ले लो, कोई भी त्रिभुज ले लो, कॉस थीटा का मान मिल जाएगा। क्या होता है? लाल बटे कक्का, कईयों को नहीं पता ना, आधार बटे कर्ण साइन कॉस टेन, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? यहाँ पे देखो OA का मान कितना है? L, L आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना? AP। तो AP, AP का मान रख दो, AP का मान रख दो, AP का मान। अरे यार
अभी अपन ने ए पी स्क्वायर बराबर निकाला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, याद तो नहीं है? अरे अपन ने सबसे पहले इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाई थी और ये मान निकाला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए पी के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हाँ, बात करते हो। तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके ओके ओके। अब आगे देखो, इक्वल 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का तो मान आ गया, ये तो राजा बाबू बन गया है। कॉस थीटा तो राजा बाबू बन गया है, इसका तो मान है अपने पास राजा बाबू का है मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, चलो और आगे बढ़े, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/4πε0 फिर Q इंटू एल। इधर देखो जरा, यहाँ पे कितने की पावर है, 1 की। चलो एक बार और लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर 1 की घात लगा दो, गुणा। यहाँ पे देखो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर होल 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं बेटा। अरे 10 के ऊपर 2 की घात, 10 के ऊपर 3 की घात, 10 के ऊपर 5 की घात। ओके, तो यहाँ पर कितने की घात है, 1 की, धन 1/2 बराबर कितना, 3/2। 3/2। अब आगे देखो, इक्वल 2 इंटू 1/4πε0 क्यू इंटू 12। ये क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे दर्शाते हैं, P से। P बराबर Q इंटू 12। अरे Q इंटू 12 का मान होता है ना भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये है 2, ये है Q, ये है L। यहां से 2 हटा दो। अरे 1/4πε0 Q इंटू 12 की जगह रख दो P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर 1 धन 1/2 मतलब 3/2। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम इक्वल 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। वीडियो पॉज करो, इतना जल्दी से नोट करो। ओके टिंग टिंग टिंग। सुनो। कैसे लग रहे हैं? इतनी एनर्जी पता क्यों आ रही है? क्योंकि आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट मिलते हैं, उससे मुझे उत्साह मिलता है, उसके अंदर मुझे शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। लाइक करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी से पढ़ाता हूँ। जितने ज़्यादा कम लाइक उतने ज़्यादा मैं, जैसे ना पिक्चर देखी थी अपन ने, याद है, कोई मिल गया, उसमें एक जादू रहता है। तो जादू कहता क्या खाओ, तो वो कहता धूप बोलता है। ऐसे ही बेटा आप लोग जो लाइक करते हो है ना, और कमेंट करते हो, तो वो मेरा भोजन है। उससे मुझे क्या मिलती है, एनर्जी, और उससे मैं उतना अच्छा पढ़ाता हूँ। क्या खाता हूँ मैं,
लाइक खाओगे सर? अरे नहीं भैया, एनर्जी एनर्जी। यहां पे देखो, यदि यहां पर देखो, यदि L लेस देन R, भैया आवेश जो है वो कितने छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उनकी दूरी भी कैसी होगी, बहुत छोटी छोटी होगी। एक वैद्युत द्विध्रुव का आकार क्या होता है, बिंदु आकार का होता है या कोई आकार नहीं होता। 12th फिजिक्स में तो ये ऑब्जेक्टिव आता है। एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कितना होता है, आपको लिखना है बिंदु आकार का होता है। क्यों? क्योंकि आवेश जब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, जब आवेश बहुत ज़्यादा छोटे छोटे तो उनकी दूरी भी कितनी, बहुत ज़्यादा छोटी। लेकिन इसके कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है वो दूरी है ज़्यादा, R का मान है ज़्यादा, L का मान है कम। R का मान है ज़्यादा, L का मान है कम। तो यहाँ से L को क्या करोगे, उपेक्षा करोगे ना बेटा, उपेक्षा करोगे ना, क्योंकि L का मान क्या है, कम है। L का मान तो क्या है, कम है। तब ये हो जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर टू दी पावर 3/2। 2 से 2 को बेटा निपटा दो, तब कितना बनेगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ न्यूटन पर कूलम। तो ये है बेटा, यह है बेटा क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक बस को पढ़ लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।